हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सॉल्यूशन क्या चीज़ है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बताई थी? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, है ना, विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड या फिजिकल मेथड। ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन को डिस्कशन हुआ था और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कैसे पहचाने कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो मैंने आपको बताया था कि आप ये देख लें, जो स्मॉलर अमाउंट में है, जो स्मॉलर अमाउंट में है उसको बोल देते हैं हम सॉल्यूट, जो लार्जर अमाउंट में है उसको क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट। और एक तरीका और बताया था स्टूडेंट मैंने आपको कि किस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करें। आप देखें, सॉल्यूशन जिसकी फिजिकल स्टेट ले ले, सॉल्यूशन जिसकी फिजिकल स्टेट ले ले और उसी को बोल देते हैं कि वो सॉल्वेंट है। और इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने कराया था ना। और उसके साथ साथ मैंने डिस्कशन किया था कंसंट्रेशन टर्म्स को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आप वेपर प्रेशर, वन टैप फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, हेनरीज लॉ, तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है उसमें। अगर यूज़ है स्टूडेंट तो उनको आना भी बहुत ज़रूरी है। अब जिन बच्चों ने 11th क्लास में अगर अच्छे से कंसंट्रेशन टर्म्स को नहीं पढ़ा, वैसे अदरवाइज़ काफ़ी बच्चों ने 11th क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रखा होगा, तो जिन बच्चों ने कंसंट्रेशन टर्म्स को 11th क्लास में नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको बहुत अच्छे से ऑक्यूपाई भी करना। आपको क्या होता है ना, बच्चों को ये लगता है अरे वो तो ठीक है निकल जाएगा, इसको तो पढ़ रखा है ना। ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा अपने ऊपर, तब जाके आप 11th का अच्छे से कंप्लीट होगा और 12th का कोर्स अच्छे से कंप्लीट होगा। जब भी आप कोई एक कंपटीशन निकाल सकते हैं, है ना। तो देखेंगे आज कंसंट्रेशन टर्म्स का। मैंने शायद 2 टर्म्स डिस्कस भी कर लिए थे। 2 टर्म्स मैंने कौन कौन से डिस्कस किए थे? एक तो किया था मैंने वेट बाई वेट परसेंट और दूसरा किया था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स का थर्ड टर्म्स, जो कि है हमारा वेट बाई वॉल्यूम, और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन क्या है, और डिस्कस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन पर, और थोड़ा भी डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में मोलैलिटी पर, है ना। अगर हो सकेगा तो मोलैलिटी तक पहुंचेंगे, नहीं तो मोलैलिटी तक तो क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, समझते हैं। तो स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। ये क्या होता है हमारा थर्ड टर्म्स? तो थर्ड टर्म्स क्या है स्टूडेंट? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वेट बाई वॉल्यूम का? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, तो ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, यही है ना फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये बनता है वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे हम। वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही था ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। आइए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन है आ शुगर सॉल्यूशन इज 10%, आ शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाई वॉल्यूम, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट if density
इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज solution is 1.25 ग्राम पर ml। क्या गिवन है हमें? 10% वेट बाई वॉल्यूम गिवन है। इसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन में वेट बाई वेट परसेंट क्या है। तो स्टूडेंट वेट बाई वेट परसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर ये समझें। वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, पहले तो खुद से सॉल्व करें एक बार आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके देखिएगा। मैं वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। वेट बाई वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ से देखें आपको 10% वेट बाई वॉल्यूम दिया गया है। चलिए मैं इधर बताता हूँ आपको, इधर समझेंगे। 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है इधर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 ग्राम कौन शुगर की बात हो रही ना क्वेश्चन में, 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व है, 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही तो मतलब होगा इसका। 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? यही तो है ना, 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब भैया हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, हमें वॉल्यूम गिवन है और इसके साथ साथ डेंसिटी भी तो गिवन है हमें। तो आपको पता है ना कि डेंसिटी इक्वल्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इसकी डेंसिटी कितनी दी गई है? 1.25 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें, मास अपॉन वॉल्यूम कितना दिया गया है? 100। भैया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या निकल के आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा? इसका मल्टीप्लाई होगा तो 125 ग्राम। क्या बात क्लियर है कि 125 ग्राम कैसे आया, है ना। तो क्या निकल के आ गया? 125 ग्राम हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया। आई एम सो सॉरी। देखिए इधर क्या रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम सुक्रोज है, तो 10 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला? 125 इंटू 100। भैया कैलकुलेट करो थोड़ा कितना आ रहा है, इससे सॉल्व करें 5 से। 5 × 10 5 5 जा 5 से होगा 20 और 5 से कटेगा ये 5 और ये कटेगा 5 से 4 और ये 5 2 या 10, मतलब कितना आ गया? 8%। कितना आ गया टोटल? 8%। क्या ही आंसर आ रहा है आपका? 8% ही आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। नोट कर लिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको साफ करूं? चलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। इसको भी साफ कर दें, फॉर्मूले इसको भी अब दिमाग में छप गया होगा फॉर्मूला आपके। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, यही चीज है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन 2 कह रहा है A sugar solution is 10% weight by weight. Find weight by volume percent
if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है, लगाने का प्रयास करें अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करें। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया, ज़्यादा नहीं किया है चेंज। हो गया नोट? क्वेश्चन नोट हो गया है? क्या सॉल्व किया आप लोगों ने? अपने आप से सॉल्व किया? अच्छा, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा सॉल्व, है ना। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। क्या पूछ रहा है देखें थोड़ा। उसने कहा है फाइंड वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम को पूछ रहा है, तो आपको पता है वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बोलिएगा, अभी लिखा था फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही किया था ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, इसके बाद देखें बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया? 10%। वेट बाई वेट कह रहा है वो, तो इसका मतलब क्या निकला? 10 ग्राम शुगर है ना, शुगर 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व है, 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्या बात क्लियर है ना? यही पॉइंट क्लियर है ना सब बच्चों का? बस यही पॉइंट को तो पकड़ना सीखना है आपको। उसने कहा 10% वेट बाई वेट। अब भाई हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है। तो इसको देखें आप कि 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। भैया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया है, तो आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, हमें वॉल्यूम की ज़रूरत है ना, वॉल्यूम की ज़रूरत, तो हमें डेंसिटी कितनी दी गई है? 1.2 ग्राम इक्वल्स टू मास हमें पता है कितना है? 100 अपॉन वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो उसको x मान लें 1, इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? वॉल्यूम हमारा यहाँ से x इज इक्वल टू, ये डिवाइड में जाएगा 100 अपॉन 1.2, यही आएगा ना 100 अपॉन 1.2, इतना ही आ रहा होगा। चलिए ठीक है, हाँ 100 अपॉन 1.2 ही आ रहा है। अब इसकी वैल्यू आप इसमें रखिए और कैलकुलेट कीजिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम, 10 अपॉन वॉल्यूम कितना आया? 100 अपॉन 1.2 इंटू 100। अब देखिए बेटा, यहाँ से 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 1.2 पर पहुँच जाएगा, तो 10 इंटू 1.2 इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो 12% आ गया। वेट बाई वॉल्यूम कितना निकल के आ गया? 12%। क्या क्लियर है क्वेश्चन, है ना? तो किस तरीके से वेट बाई वॉल्यूम को फाइंड करना है। और इसके क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है क्या? अभी और क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है क्या? क्या अपने आप से क्वेश्चन कर लोगे इसके? नेक्स्ट टर्म पर चले, मोल फ्रैक्शन पर, हैं? मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है? चलिए बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की। साफ कर दूँ इसको। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म आ गया हमारा। फोर्थ टर्म कौन सा है? जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके अपने आप से लगाएं आप तो बेटर होगा। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अच्छा मोल फ्रैक्शन होता क्या चीज़ है पहले तो ये समझे, है ना। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर हमने कोई एक सल्यूशन लिया, अगर कोई एक सल्यूशन लिया और उस सल्यूशन में दो सब्सटेंस मिला दिए, हमने दो सब्सटेंस मिला दिए। अब उन दो सब्सटेंस में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन पूछ लिया हमसे कि भाई इसका मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन को, ज़रा समझिएगा। देखें, जैसे मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में
इस कंटेनर में 2 सब्सटेंस, एक सब्सटेंस ए, एक सब्सटेंस बी। ये फेल है इसमें, ठीक है, ये फेल है इसमें ए और बी। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को डिनोटेड करते हैं स्टूडेंट, या तो करते हैं हम ईटा से या करते हैं हम जीटा से, है ना, या हम ईटा से डिनोटेड कर दें या हम इसको जीटा से। थोड़ा ऐसा बना होता है जीटा, ऐसे, है ना, ये बना होता है। दोनों में से किसी एक से शो कर सकते हैं हम। हमसे पूछा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए आप, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर लिखता हूं मैं, जीटा ए पूछा उसने, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, जीटा ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स एन लिख दिया मैंने, एच मत समझना था, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये बना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए फॉर्मूला। अगर यहीं पर उसने पूछ लिया कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सॉरी ए इधर क्या है ए। तो ये फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड करने का। यानी ये क्या है, जिसके मोल्स पूछे जाएं स्टूडेंट, जिसके मोल्स पूछे जाएं उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अब मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। अच्छा, एक फॉर्मूला तो ये बनता है, दूसरा फॉर्मूला और इसका बनता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, ये भी कभी कभी आ जाता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखें आप, ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है ना। आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा, तो आपको 22.4 लीटर यूज़ करना है। ये 22.4 लीटर क्या चीज़ है, एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के इक्वल हो जाता है। क्लियर है बात? अगर क्लियर है जल्दी से इसको नोट करें, फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन की, एक आध दो क्वेश्चन इसके भी फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट मोलरिटी टर्म्स को। नोट कर ली जल्दी से। देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसने कहा 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 54 ग्राम ऑफ H2 है ना, देखें एक बार, हाँ H2O, 40 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम H2O। जब आपस में इनको कंबाइंस करते हैं तो उसने पूछा है, अगर इन दोनों को मिलाएं तो उसने पूछा फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। दोनों के मोल्स पूछना, मोल्स फ्रैक्शन पूछ लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपने आप से, थोड़ा सा प्रयास करें एक बार सॉल्व करने का, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अदरवाइज नहीं आएगा तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। कैसे निकालते हैं, बस फॉर्मूला अगर आपका क्लियर हो गया है तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो मैंने क्या बोला, 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 54 ग्राम ऑफ H2O। अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं तो मिक्स करने के बाद उसने पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या है और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या है। तो भैया पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है नंबर ऑफ मोल्स की। तो क्या करें, सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं। एक काम पहले आप कर लें जल्दी से कि आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो यहाँ से देखें आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, अगर मैं NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो क्या होगा भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका 40 अपॉन मोलर मास कितना होगा NaOH का, देखिए इसका होता है 23
प्लस 16 प्लस 1, यही निकालूं क्या? 23 प्लस 16 प्लस 1, 639 यानी कि 40 इसका आ रहा है मास, मोलर मास। इसको कट किया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए? 1 मोल्स। नेक्स्ट निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब H2O के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भाई? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका? 54 ग्राम। मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट इसका? आपको पता है H2O का होता है 18। इसको कट किया, कितने आ गए? 3। अब आसान है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया आपने, अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। NaOH की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या भैया, जिसके पूछ रहा है पहले उसके रखने पड़ेंगे। तो इसके कितने हैं? 1 अपॉन टोटल मोल्स 1 प्लस 3 तो कितना आ गया? 1/4। तो ये निकल के आ गए हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो मोल फ्रैक्शन H2O के पूछा है तो पहले उसके मोल्स रखने पड़ेंगे H2O के, तो मैंने 3 रख दिए। अपॉन टोटल मोल्स क्या है? एक तो 3 है हमारा प्लस 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 3/4। ये निकल के आ गए हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है मोल फ्रैक्शन वाला। तो क्लियर हो गया है मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, कैसे फाइंड करते हैं मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को। क्या क्लियर है? अगर क्लियर है जल्दी से इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं हम, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। फिर लास्ट बचा है हमारा, उसके बाद लास्ट नहीं है, काफ़ी है, अभी तो लास्ट नहीं है। पहले इसको नोट कर लें आप जल्दी से। बस 1 मिनट, नेक्स्ट टर्म डाल लेंगे आप। नेक्स्ट टर्म डालें आप, क्या है हमारा? पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीबी। चलिएगा साफ करें इसको। पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन में कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन में फ़र्क कितना होता है। ठीक है, सिर्फ पावर का चेंजेस है और कोई चेंजेस नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर, देखिए क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, यही 2 कंसंट्रेशन टर्म्स बचे। यानी कि फॉर्मूलेस लिखवा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर लेंगे इसके आप। तो क्या है पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁶। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है 10⁹। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या बनेगा? पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू होगा मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूशन इंटू 10⁶। ये होगा फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन का। पार्ट्स पर बिलियन का क्या पॉइंट बन जाएगा? पीपीवी का। मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूशन इंटू 10⁹। अब देखिए बेटा, वही फॉर्मूला बन रहा है जो कि हमने वेट बाई वेट परसेंट में पढ़ा था, है ना। जो कि फॉर्मूला हमने वेट बाई वेट परसेंट में पढ़ा है, वही फॉर्मूला इधर बता रहा है वो। बस फर्क कितना हो गया? 10⁹ हो गया, इधर 10⁶ हो गया है। तो इसमें ज़्यादा नहीं चक्कर में पढ़ना है आपको, आप आसानी से क्वेश्चन भी लगा सकते हैं और सिंपल भी रहता है। तो इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं, मोलैरिटी की ओर, कि मोलैरिटी है क्या चीज़। साफ कर दूं मैं इसको। अच्छा चलिए देखते हैं मोलैरिटी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी भी जाती हैं। डालेंगे आप नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स जो भी है आपका
मोलैरिटी, इसको डिनोटेड करते हैं स्टूडेंट कैपिटल एम से, मोलैरिटी को। अच्छा, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, यही होती है डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। देखते इसकी डेफिनेशन लिखूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट which are present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। क्या क्लियर बात है? मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से देखिएगा, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ठीक है, ये बना मोलैरिटी का फॉर्मूला। अच्छा, थोड़ा सोचिए इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट सोचिए बेटा आप लोग खुद से, यूनिट क्या बनेगी इसकी? तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स की कोई यूनिट नहीं होती है, और वॉल्यूम की लीटर क्या है, वॉल्यूम की क्या होती है, लीटर, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मोल्स पर लीटर, है ना, मोल्स पर लीटर, ये इसकी यूनिट है। इस पर न्यूमेरिकल कर ले थोड़ा, एक आध दो न्यूमेरिकल इसके भी कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा मोलैरिटी के। पहले जल्दी से आप इतना लिख लीजिए, फिर हम मोलैरिटी क्वेश्चन करते हैं। साफ इतना साफ कर दूं, साफ कर दूं, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, यूनिट भी याद हो गई होगी। क्वेश्चन लिखें आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम, क्या है क्वेश्चन में, 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन, 20 ग्राम NaOH dissolve in 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम मोलैरिटी लिखा था ना मैंने, अच्छा सॉरी ये नहीं है, एक मिनट, मोलैरिटी का हो जाएगा 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कर लें आप, है ना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये कर लें क्वेश्चन, कोई नहीं, ठीक है। क्या है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। भैया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर, और हमें मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या कहा था, फिर से एक बार देख लें, अभी भी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमें लीटर में चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए, तो 20 ग्राम NaOH है ना, 20 ग्राम NaOH। तो क्या करें, इसको सॉल्व कर दूं, मैं कर दूं सॉल्व, बाकी आप लगाएंगे इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी होंगे। तो मैं क्या किया मैंने, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। भैया NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 20 अपन मोलर मास अभी कैलकुलेट किया था ना पिछले क्वेश्चन में, 40 होता है, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, आप फॉर्मूले में रख लीजिए, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1/2 रख दूं। इसके बाद कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम कितना दिया गया है, सॉल्यूशन का हमारा ml में दिया गया है, तो इसको 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो कितना आया 1/10।
अपॉन 1/10। ये अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करा लो, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करा लो, तो क्या आएगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर 10/2। इसको कट किया तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 5 मोल्स पर लीटर, यही आएगा ना। देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन आप, 0 0 0, यहाँ पर 2 0 कटे, यहाँ पर कितना बचा 1/10। ठीक है भाई, 1/10 रख दिए, इसकी वैल्यू क्या थी 1/2, इसको ऊपर पहुँचा दिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ख़त्म होती है मोलैरिटी। एक आध 2-4 क्वेश्चन अपने आप से प्रयास कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और क्वेश्चन को भी बताइए मुझे, ठीक है। बाकी और 2-4 क्वेश्चन है तो इसके क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट टर्म हमारा आएगा मोलैरिटी क्या है, और फिर इसके बाद नॉर्मेलिटी क्या है, फिर पढ़ेंगे हम वेपर प्रेशर को, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा वेपर प्रेशर। चलिए तो पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से देखिए वीडियो को भी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।